अरे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन की यात्रा स्पेगेटी, आलू और बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने दैनिक जीवन में खाते हैं, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो या फास्ट फूड हो, वो भी ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का ही योगदान है। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहाँ की नई फसलों के बीज बोआते थे। जैसे वो अपने साथ खाना पानी जो पीना खाने पीने की चीज़ें लेके जाते थे, उनकी वजह से जाने अनजाने में बीज एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले रेडीमेड फूड यानी कि फास्ट फूड खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हैं। आइए स्पेगेटी और नूडल्स का ही उदाहरण लें। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे और वहां उन्हीं से स्पेगेटी का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक नया टापू है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी ये न जान सकें कि इनका जन्म कैसे हुआ होगा। फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल में से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा होगा। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले से हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में जब पहुँचे तब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुँच गया था। जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। जहां अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह सभी हैं। यानी कि बच्चों, जब हम यहाँ अमेरिका कह रहे हैं तो यह नॉर्थ, साउथ अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड्स के सारे कंट्री को मिलाकर ही अमेरिका कहा गया है। दरअसल हमारे बहुत से खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी यानी कि अमेरिकन इंडियंस से हमारे पास आए हैं। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी में आमूल परिवर्तन आ गया था। उनका भोजन बेहतर हो गया था और उनकी औसत उम्र भी बढ़ने लगी थी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार जो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो बच्चे, आलू, टमाटर, सब्जियां, खान पान जो हमारा जो रेडीमेड फूड है यानी कि फास्ट फूड्स हैं या फल सब्जियां आज जो विश्व के अनेक भागों में पाए जाते हैं, वो वैश्वीकरण का ही योगदान है जो एक देश से दूसरे देश से पहुँचे और लगभग सभी देशों में आज इस तरह के फल पाए जाते हैं। विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाज़ों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे सागर को पार करते हुए अमेरिका तक पहुँचे, तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रभावों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से ये आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रभावों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। तो बच्चों, यूरोपियंस के आने से पहले भी मध्य एशिया के जो कंट्री हैं उनके साथ भारत का व्यापारिक संबंध था, सांस्कृतिक संबंध भी था। बाद में यूरोपियों के आने के बाद ये व्यापार यूरोप तक भी बढ़ने लगा। पुराने समय में ही से ही भारत एक अहम बिंदु रहा व्यापारिक मार्गों का। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया में कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी में इसके विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें और खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगे। आज पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों में निकलने वाली कीमती धातुओं, खासतौर पर चांदी ने भी यूरोप की संपदा को बहुत बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की।
17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उनकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए। तो बच्चों, यूरोपीय नाविक हमें पहले अमेरिका की खोज की, नॉर्थ अमेरिका गए, फिर साउथ अमेरिका गए, जो वहाँ मैक्सिको से बहुत सारे चांदी, पेरू से बहुत सारे चांदी और दक्षिण अफ्रीका से सोना और इसके अलावा बहुत सारी फसलें जो है उनको यूरोप ले जाते थे। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय सेना केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। तो बच्चों देखो चित्र 4 में क्या दिखाया गया। आयरलैंड में आलू अकाल। फसल कट जाने के बाद बचे कुछ आलू की उम्मीद में खेत की मिट्टी खोदते बच्चे 1845 से 1849 के बीच पड़े भयानक आयरिश आलू अकाल के दौरान आयरलैंड के लगभग 10 लाख लोग भूखमरी के कारण मारे गए थे और इतने दोगुने लोग काम की तलाश में घर बार छोड़ के दूसरे इलाकों में चले गए। तो बच्चे, आयरलैंड में भयानक भूखमरी आई, भूखा अकाल पड़ा वहाँ पर और लोगों को आलू खाने को नहीं मिल रहा था। अगर शायद आलू मिलता उस समय उनको तो ये बहुत लोगों के जीवन बच सकता था। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुआ। यहाँ एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो ये बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुँचते थे वहाँ के लोग भी इस चपेट में आने लगे। इससे पूरे के पूरे समुदाय को ख़त्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान हो गया। बंदूक को तो खरीद कर छीन कर हमलावरों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, पर चेचक जैसी बीमारियाँ, चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, पर चेचक जैसी बीमारियों के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि हमलावरों के पास उसके बचाव का तरीका भी नहीं था। तो बच्चे जो अमेरिकन इंडियन से वो काफ़ी साल से जो है दुनिया से अलग थलग थे, तो उनके शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत भी नहीं थी क्योंकि कीटाणुओं के संपर्क में आते ही नहीं थे, बहुत ही कम कीटाणुओं के संपर्क में आते थे, तो वो चेचक से नहीं बच पाए क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी नहीं था और उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं थी। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव आम थे और धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका चले गए। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़ कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। तो बच्चे, यूरोप जहाँ पे क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियन में भी आपको पता है ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन और कैथोलिक जो क्रिश्चियन है इनके बीच में काफ़ी विवाद रहता है और जो वहाँ पर जिस तरह का क्रिश्चियनिटी अपनाई जाती है अगर उससे असंतुष्ट रहने वालों को कड़ा दंड दिया जाता था। तो कई वजह से लोग यूरोप छोड़ के अमेरिका जाके रहने लग गए और अमेरिका में काम करवाने के लिए अफ्रीका से गुलाम ला के झोंक दिए गए जो कपास और चीनी का उत्पादन कर सके ताकि यूरोप के कपड़ा मिलों में और शुगर मिल्स के लिए चीनी मिल सके। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया का सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करने शुरू कर दिए और वो दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार केंद्र पश्चिम को खिसकने लगा। अब यूरोप भी विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। एक पिक्चर दिखाई आपको चित्र 5 में देखो, गुलामों की खरीद फरोख्त। एक खरीदार
नीलामी के लिए कतार में खड़े गुलामों को गौर से देख रहा है। इस चित्र में 4 औरतों और लंबी टोपियां पहने 7 पुरुषों के साथ 2 बच्चे भी बिकने के लिए खड़े हैं। अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े पहना कर बाजार में लाया जाता था। तो ये तो बिल्कुल बैन है बेटा, इलीगल है। अब ऐसा नहीं, पर उस समय यूरोप में इस तरह से गुलामों की खरीद बिक्री हुआ करती थी। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी 1815 to 1914।